कहानी की शुरुआत में हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो कि एक रूम में बंद थी। तभी अचानक उसका बच्चा पैदा होने लगता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। कुछ मिनट तक तड़पने के बाद उसे एक बच्चा होता है, लेकिन यह बच्चा दिखने में बहुत अजीब था। तभी उस रूम में एक आदमी आता है और उस औरत के बच्चे को देखने लगता है और फिर उस औरत को मारकर बच्चे को अपने साथ ले जाता है। ये आदमी कौन था और उसने उस औरत को मारकर उसका बच्चा क्यों छीना, ये जानने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा। दरअसल 2 साल पहले एक फैमिली रेगिस्तान से गुजर रही थी, तब गलती से वो सेक्टर 16 नाम के मिलिट्री एरिया में घुस जाती है। अगले दिन पता चलता है कि उस फैमिली के आधे लोग मर चुके हैं और बाकी के लोग लापता हो गए हैं। इसलिए मिलिट्री लीडर्स ने लापता लोगों को ढूंढने के लिए सेक्टर 16 में एक टीम भेजी, लेकिन उन्हें उस फैमिली का कुछ पता नहीं चल पाया। तब मिलिट्री लीडर्स ने एक और टीम बनाई और उन्हें उस एरिया में निगरानी रखने के लिए भेज दिया। इस टीम में डॉक्टर विल्सन, टेक्नीशियन हान और डॉक्टर फॉस्टर थे। यहाँ हान ने एक पुरानी खदान में एक सीक्रेट मीटिंग रूम बनाया होता है जिसमें उसने आर्मी ऑफिसर्स के पुतले रख दिए थे ताकि उन्हें अकेला महसूस ना हो। यहाँ विल्सन कंट्रोल रूम से सब पर नजर रखता है और हान को बताता है कि कुछ कनेक्शन काम नहीं कर रहे हैं। तभी उन्हें स्कैनर पर कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। दोनों कुछ समझ पाते कि तभी स्क्रीन बंद हो जाती है। इसीलिए हान पावर बॉक्स चेक करने जाता है जहां उसे पता चलता है कि सभी तार जल गए हैं। उन्हें लगता है कि ये सब चूहों ने किया होगा, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। दूसरी ओर फॉस्टर एक पहाड़ी पर अपना डिवाइस लगाता है और रेडियो की मदद से विल्सन को अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो हान से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। तब हम देखते हैं कि हान को किसी ने मारकर उसकी आंतें बाहर निकाली हैं। इधर फॉस्टर जब अपने पीछे देखता है तो उसे वहां एक अजीब तरह का इंसान दिखाई देता है जो कि सांप खा रहा था। दरअसल ये इंसान म्यूटेंट था जो कि सेक्टर 16 में रहते हैं और यहाँ आने वाले सभी लोगों को मार देते हैं और औरतों को किडनैप करके उनसे अपने बच्चे, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस औरत को एक म्यूटेंट बच्चा पैदा हुआ था जिसके बाद म्यूटेंट आदमी ने उसे मार दिया था। यहाँ फॉस्टर उससे म्यूटेंट से बात करने की कोशिश करता है। तब म्यूटेंट उसे यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन फॉस्टर को उसकी बात समझ नहीं आती है। तभी अचानक से दूसरा म्यूटेंट पीछे से आकर फॉस्टर पर हमला करके उसे मार डालता है। इधर कर्नल रीडिंग को जब फॉस्टर के चीखने की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत उसे ढूंढने लगता है। तब वही म्यूटेंट रीडिंग पर रॉड से हमला करके उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। इसी बीच हम आर्मी के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तब स्पिटर नाम के सैनिक का हेलमेट गिर जाता है, इसलिए वो हेलमेट लेने के लिए पीछे जाने लगता है। यह देखकर उसका साथी उसे रोकने लगता है, पर स्पिटर उसकी बात नहीं मानता। तभी उसके पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो हवा में उछलकर नीचे गिर जाता है। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद सार्जेंट जेफरी पूरी टीम को डांटते हैं क्योंकि वो सभी बेवकूफों की तरह प्रैक्टिस कर रहे थे। जेफरी सभी से कहता है कि उन्हें सेक्टर 16 में काम कर रहे साइंटिस्ट्स के लिए कुछ सामान पहुंचाने जाना है। साथ ही वो सभी को बताता है कि यह एरिया बहुत खतरनाक है, इसलिए उन्हें किसी से बात नहीं करनी है और न ही इधर उधर भटकना है। जैसे ही टीम सेक्टर 16 में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी आर्मी सेक्टर 16 पर परमाणु हथियार का टेस्ट करती है, यानी कि इस टेस्ट के कारण ये जमीन जहरीली हो गई है और इसी वजह से कुछ इंसान म्यूटेंट में बदल गए हैं। अब आर्मी ग्रुप साइंटिस्ट्स के कैंप पर जाता है, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता है। इसी दौरान एक म्यूटेंट उन्हें पहाड़ों के पीछे से देख रहा होता है, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं जाती है। इधर क्रैंक नाम का सैनिक पहाड़ के ऊपर जाकर एक गुफा का गेट खोल देता है जिससे बहुत सारे चमगादड़ उसकी ओर आ जाते हैं, जिससे वो घबरा जाता है। तभी उसे वहां एक सैटेलाइट फोन मिलता है जो कि टूटा हुआ था। दूसरी ओर आर्मी ग्रुप को रेडियो पर किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे बोल रहा था कि मैं पहाड़ पर हूं और मुझे मदद की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, रेडियो कॉल कट हो जाता है। इसी दौरान उन्हें पहाड़ी पर एक मिरर चमकता हुआ दिखाई देता है जिससे उन्हें लगता है कि कोई मदद के लिए मिरर से सिग्नल दे रहा है। इसलिए सार्जेंट जेफरी अपनी टीम को पहाड़ पर चलने का कहता है, जिस पर नेपोलियन उससे कहता है कि हमें पहाड़ पर जाने से पहले बेस पर कांटेक्ट करके ऑफिसर्स को खबर दे देनी चाहिए। नेपोलियन की इस बात से जेफरी को उस पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे कैंप की वॉशरूम के पास खड़ा रहने की सजा दे देता है। साथ ही जेफरी एम्बर नाम की सैनिक को रेडियो के पास रहने का कहकर पूरी टीम के साथ पहाड़ पर चला जाता है। जैसे ही जेफरी की टीम पहाड़ पर चढ़ती है तब मिकी नाम का सैनिक गलती से एक गड्ढे पर पैर रख देता है जिससे वो उसमें गिरने लगता है। ये देख दूसरे सैनिक उसे जल्दी से पकड़कर बचा लेते हैं। जब जेफरी इस गड्ढे में पत्थर फेंकता है तो उसे पता चलता है कि ये गड्ढा 100 मीटर गहरा है। तभी वो देखता है कि मिकी के पैर में ज्यादा चोट आई है, इसलिए वो उसे वापस कैंप में भेज देता है। दूसरी ओर कैंप में नेपोलियन वॉशरूम जाता है तो वॉशरूम से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि उसके पैर को पकड़ लेता है। इससे नेपोलियन डरकर चिल्लाने लगता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है। नेपोलियन की आवाज सुनकर एम्बर भी वहां आ जाती है और वॉशरूम को चेक करने लगती है। तब एक आदमी मदद मांगते हुए वॉशरूम से बाहर आता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विल्सन था। विल्सन बुरी तरह से कांप रहा था और उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे। दरअसल विल्सन म्यूटेंट से बचने के लिए वॉशरूम के अंदर छुप गया था। यहाँ विल्सन दोनों सैनिकों को म्यूटेंट के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को उसकी बात समझ नहीं आती है और कुछ ही समय में विल्सन की मौत हो जाती है। अब दोनों जेफरी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो खराब होने के कारण उनका टीम से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इसी दौरान वो देखते हैं कि किसी ने उनके ट्रक में आग लगा दी है। तभी एम्बर को पता चलता है कि उसकी गन भी वहां से गायब है, इसलिए एम्बर अपनी
टीम के पास जाने का फैसला करती है ताकि वो उन्हें अलर्ट कर सके। वहीं नेपोलियन कैंप पर ही रुककर बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इधर एम्बर जैसे ही पहाड़ की ओर जाती है तो एक म्यूटेंट पीछे से उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। तब एम्बर एक पत्थर से म्यूटेंट पर हमला करती है, लेकिन तभी वो म्यूटेंट एम्बर पर अपनी ब्लेड से हमला करने लगता है, इसलिए एम्बर उससे बचने की कोशिश करती है। तभी मिकी वहां आ जाता है और उस म्यूटेंट को गोली मार देता है, जिससे वो म्यूटेंट पहाड़ में बने एक छेद के अंदर घुस जाता है और फिर दूसरे छेद से बाहर निकलकर मिकी के पैर को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। तब एम्बर मिकी के हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन म्यूटेंट अपनी पूरी ताकत लगाकर मिकी को खींच रहा था, इसलिए एम्बर गन से म्यूटेंट को मारने का सोचती है, लेकिन म्यूटेंट मिकी की बॉडी के पीछे छिपा हुआ था, जिस वजह से वो गोली नहीं चला पाती है। जल्दी नेपोलियन भी वहां आ जाता है और मिकी को छेद से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि म्यूटेंट के खींचने पर मिकी का एक पैर टूट जाता है, जिससे उसका खून बहने लगता है, जिसके बाद वो म्यूटेंट उसे छेद के अंदर खींचकर अपने साथ ले जाता है। इधर डेल्मर नाम का सैनिक साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ता है। तब गलती से उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए किसी तरह पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। इसी बीच मिसी अपने बेटे का मैसेज देखने के लिए टीम से दूर आ जाती है। तब अचानक से एक सैनिक उसके पास आ जाता है, जिससे मिसी बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद टीम आगे बढ़ने लगती है। तब उन्हें एक जगह पर किसी का जूता दिखाई देता है। जब वो आसपास चेक करते हैं तो उन्हें वहां फॉस्टर की डेड बॉडी मिलती है, जिसके सिर पर चोट के निशान थे। फॉस्टर की इस हालत को देखकर स्पिटर घबरा जाता है और कैंप में एम्बर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। पर कुछ देर बाद उन्हें रेडियो में किसी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मिसी कहती है कि ये वही आवाज है जो उन्होंने कैंप पर आकर रेडियो में सुनी थी। अब टीम फिर से आगे बढ़ने लगती है। तब एक म्यूटेंट अचानक से स्पिटर पर हमला कर देता है और उसके बैग पर वार करने लगता है। स्पिटर उस पर गोली चलाने लगता है, इसलिए वो म्यूटेंट वहां से भागने लगता है और फिर एक चट्टान पर आकर स्पिटर के ऊपर एक पत्थर फेंक देता है, जिससे घबराकर स्पिटर बिना सोचे समझे गोलियां चलाने लगता है, जिससे गलती से जेफरी को गोलियां लग जाती हैं। ये देखकर पूरी टीम उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जेफरी मर जाता है। इसी बीच एम्बर और नेपोलियन भी वहां आ जाते हैं और सबको मिकी की मौत के बारे में बताते हैं। इसके बाद सभी वापस लौटने का डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो जेफरी की बॉडी को कंबल में लपेटकर उसे साथ ले जाने लगते हैं। तभी पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता आ जाता है, इसीलिए स्पिटर जेफरी की बॉडी को अपने साथ लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। तभी अचानक से उसकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इधर क्रैंक नेपोलियन को डांटते हुए कहता है कि तुमने रस्सी को सही से नहीं बांधा था, इसलिए रस्सी टूट गई। तभी डेल्मर देखता है कि किसी ने जानबूझकर रस्सी को काटा है, साथ ही उनकी सभी रस्सियां गायब हो चुकी थी। अब टीम एक ऐसा रास्ता ढूंढने का सोचती है जिससे वो सुरक्षित नीचे पहुंच जाए, लेकिन उन्हें ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता है। इसी बीच उन्हें कर्नल रीडिंग की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करने पर उन्हें रीडिंग मिल जाता है, जो कि अभी जिंदा था और रेडियो पर उसी की आवाज सुनाई दे रही थी। जब सैनिक रीडिंग के घावों को देखने की कोशिश करते हैं तो वो उनको पकड़कर हंसने लगता है, यानी कि वो इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी आर्मी टीम को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए सभी गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो रीडिंग अपने हाथ में गन लेकर खड़ा होता है और बताता है कि इन गुफाओं में ऐसे इंसान रहते हैं जो परमाणु हथियार के टेस्ट की वजह से म्यूटेंट बन गए हैं और ये म्यूटेंट सभी आदमियों को मार देते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए औरतों को अपने पास रखते हैं। दूसरी ओर मिसी और एम्बर के साथ बैठी होती है। तब मिसी एम्बर को अपने बेटे का वीडियो दिखाती है, जिस दौरान उनके पीछे एक म्यूटेंट आ जाता है, इसलिए मिसी अपनी टीम को गोली चलाने के लिए चिल्लाती है। दरअसल ये टीम का प्लान था कि वो मिसी और एम्बर को चारा बनाकर म्यूटेंट का शिकार करेंगे। ठीक ऐसा ही होता है और उनकी गोलीबारी से एक म्यूटेंट मारा जाता है। इसके बाद मिसी वॉशरूम के लिए एक चट्टान के पीछे जाती है, जहां एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है, जिससे मिसी चीखने लगती है। मिसी की आवाज सुनकर उसकी टीम उसे बचाने आ जाती है, लेकिन वो म्यूटेंट उसे गुफा के अंदर ले जाता है, इसलिए टीम भी उसके पीछे जाने लगती है। तब स्टंप कहता है कि मुझे गुफा में जाना सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं मदद लेने के लिए कैंप में वापस जा रहा हूँ। स्टंप के जाने के बाद बाकी की टीम गुफा में घुस जाती है और मिसी को ढूंढने लगती है। तब अंधेरे में म्यूटेंट उन पर नजर रख रहे होते हैं। यहाँ उन्हें रास्ते में मिसी का फोन मिलता है। जब वो फोन का टॉर्च जलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां एक टनल है जो कि लोहे की शीट्स से ढकी हुई है, इसलिए डेल्मर शीट्स को हटाकर टनल से नीचे जाता है और वहां मौजूद पत्थरों को हटाकर रास्ता बनाता है, जिससे टीम के बाकी लोग भी नीचे उतर आते हैं। दूसरी ओर स्टंप को पहाड़ से नीचे उतरते समय डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और अचानक से उसके चारों ओर की चट्टानों से पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे वो घबरा जाता है और बिना रस्सी के पहाड़ से नीचे उतरने का डिसीजन लेता है, जो कि बहुत खतरनाक था। अब बीच रास्ते में उसे एक टनल दिखती है, जिसकी मदद से वो अपनी टीम को आवाज देने लगता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, इसलिए वो वहां से निकलने लगता है, जिस दौरान टनल में एक म्यूटेंट आ जाता है और उसका हाथ काट देता है, जिससे स्टंप नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ गुफा में टीम हवा का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है और वो सभी एक छेद के पास पहुंच जाते हैं, जहां से बाहर देखने पर उन्हें स्पिटर और जेफरी की डेड बॉडी दिखाई देती है, यानी कि यहीं से म्यूटेंट ने रस्सी काटकर स्पिटर को नीचे गिराया था। अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें
एक पानी से भरी हुई टनल मिलती है। यहाँ एम्बर अपनी पॉकेट में एक गोली रखती है ताकि वक्त आने पर वो खुद को शूट करके मार सके। तभी एम्बर गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है और जब नेपोलियन उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो भी उस गड्ढे में गिर जाता है, जिससे वो दो ग्रुप में बंट जाते हैं, जिसमें पहला ग्रुप क्रैंक और डेल्मर का था, वहीं दूसरे ग्रुप में एम्बर और नेपोलियन थे। यही नीचे ही म्यूटेंट ने मिसी को छिपा कर रखा हुआ था। इधर डेल्मर और क्रैंक को रास्ते में दूसरा छेद दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने के लिए उन्हें लंबी छलांग मारनी पड़ती है। जब क्रैंक छलांग लगाता है तो वो दूसरे छेद पर जाकर नीचे की ओर फिसलने लगता है, इसलिए डेल्मर जल्दी से उस छेद पर छलांग लगाता है और क्रैंक को ऊपर आने में मदद करता है। इधर हम एक म्यूटेंट को देखते हैं जो कि मिसी को एक रूम में छोड़ देता है और उससे कहता है कि मैं अपनी माँ को सुंदर देखना चाहता हूँ। यह सुनकर मिसी उसके चेहरे पर थूक देती है, जिससे म्यूटेंट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गालियां देते हुए बेड पर पटक देता है। जब मिसी अपना बचाव करने की कोशिश करती है तो वो उस पर अटैक कर देता है और उसके खून को चाटने लगता है। अब जैसे ही म्यूटेंट मिसी के मुंह में अपनी जीभ डालता है तब मिसी उसकी जीभ को काट लेती है और उसकी कमर में लात मारकर वहां से भागने लगती है। बदकिस्मती से एक बड़ा म्यूटेंट दरवाजे पर आ जाता है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ये म्यूटेंट सबसे ज्यादा खतरनाक था, जिससे बाकी के म्यूटेंट भी डरते थे और उसे अपना पिता कहते थे। यहाँ मिसी के साथ जबरदस्ती करने वाला म्यूटेंट उस बड़े म्यूटेंट से माफी मांगता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो बड़ा म्यूटेंट मिसी से कहता है कि उसे एक बच्चा चाहिए और फिर मिसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे मिसी चीखने लगती है। मिसी की आवाज सुनकर डेल्मर और क्रैंक सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर बड़ा म्यूटेंट दहाड़ता है और दरवाजा बंद करके मिसी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इसी बीच नेपोलियन और एम्बर के आसपास एक म्यूटेंट घूम रहा होता है, इसलिए नेपोलियन गोली चलाने लगता है, पर म्यूटेंट को एक भी गोली नहीं लगती है और नेपोलियन की सभी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद वो म्यूटेंट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, तब एम्बर उस म्यूटेंट का सिर पकड़ लेती है और उसकी आंख फोड़ने की कोशिश करती है। इसीलिए म्यूटेंट एम्बर का गला पकड़ लेता है, जिस दौरान नेपोलियन एक पत्थर से उस म्यूटेंट के सिर पर वार कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इसी बीच वहां एक और म्यूटेंट आ जाता है, लेकिन ये म्यूटेंट अंधा था, इसलिए एम्बर और नेपोलियन बिना आवाज के वहां से भागने लगते हैं, पर वो म्यूटेंट उनकी खुशबू से उनका पीछा करने लगता है। तब गलती से एम्बर और नेपोलियन एक छोटी सी छत से नीचे गिर जाते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां एक म्यूटेंट उनसे बोलने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। ये वही म्यूटेंट है जिसने सबसे पहले साइंटिस्ट को यहाँ से भागने के लिए कहा था। दरअसल ये म्यूटेंट बाकियों की तरह बुरा नहीं, बल्कि अच्छा म्यूटेंट है। अब क्रैंक और डेल्मर भी उसी टनल में पहुंच जाते हैं जहां अंधा म्यूटेंट घूम रहा था, जो कि उन दोनों की आवाजें सुनकर इधर उधर फायरिंग करने लगता है, जिससे एक गोली डेल्मर को लग जाती है और वो घायल हो जाता है। तब क्रैंक उस म्यूटेंट को शूट करके मार डालता है, पर तभी उन दोनों सैनिकों की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद नेपोलियन दरवाजा खोलता है और अपने दोनों साथियों को रूम के अंदर बुला लेता है। इसके बाद अच्छा वाला म्यूटेंट सभी को अपने पीछे आने का कहता है और उन्हें एक सीक्रेट रास्ते से बाहर ले जाने लगता है। तब वो एक ऐसे रूम पहुंचते हैं जहां मरे हुए लोगों की बॉडीज और उनका सामान रखा हुआ था। यहाँ उन्हें मिकी की बॉडी भी मिलती है, जिसे देखकर एम्बर बुरी तरह रोने लगती है। इसी दौरान डेल्मर की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसका गोली लगने के कारण बहुत खून बह चुका था। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिससे टीम में सिर्फ 3 लोग ही बचते हैं, जो कि डेल्मर की बॉडी को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और अच्छा म्यूटेंट उन्हें बाहर निकलने वाले गेट तक ले जाता है, लेकिन बदकिस्मती से गेट फंसा हुआ था। इसी बीच एम्बर मिसी को लाने के लिए वापस जाने को कहती है, जिस पर क्रैंक उसे समझाता है कि अब तक उन्होंने मिसी को मार दिया होगा। तभी क्रैंक को एक लकड़ी के गेट के पीछे से डायनामाइट दिखाई देता है, इसलिए वो लकड़ी को हटाने लगता है। ये देखकर म्यूटेंट उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं छूना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। इधर एम्बर मिसी को ढूंढने निकल जाती है, तब नेपोलियन भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं क्रैंक दूसरे रूम में घुसता है और एक डायनामाइट बॉक्स उठा लेता है, पर जब वो रूम से बाहर निकलता है तो वो गलती से डायनामाइट का एक तार खींच देता है, जिससे वहां एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट के कारण नेपोलियन और एम्बर वापस क्रैंक के पास आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि क्रैंक ब्लास्ट में मर चुका है। इसी बीच बड़ा म्यूटेंट मिसी को बेड से बांध रहा होता है और उसकी चीखें गुफा में गूंज रही होती हैं। यहाँ नेपोलियन और एम्बर ब्लास्ट के कारण बनी नई टनल में घुसकर मिसी की आवाज का पीछा करते हैं और आर्मी मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। जैसे ही नेपोलियन टेबल के पास जाता है, तब एक डमी के बीच छिपा म्यूटेंट उस पर अचानक से अटैक कर देता है, जिसके बाद वो एम्बर को पकड़ लेता है। तब नेपोलियन उस पर चाकू से 2 बार अटैक करता है और एम्बर मौका देखकर उसे शूट करके मार डालती है। अब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मिसी मिल जाती है, जिसके पास वो म्यूटेंट खड़ा हुआ था। यहाँ एम्बर मिसी का फोन दूसरे रूम में रख देती है और उसमें एक वीडियो चला देती है, जिससे बड़ा म्यूटेंट चेक करने के लिए रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद का मौका उठाकर एम्बर और नेपोलियन मिसी को खोल देते हैं और वहां से भागने लगते हैं, जिस दौरान म्यूटेंट वापस आ जाता है और नेपोलियन को मारकर नीचे पटक देता है, जिसके बाद वो मिसी को पकड़कर उसे जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। तभी एम्बर को अपनी पॉकेट में रखी गोली याद आती है, जिसे गन में डालकर वो म्यूटेंट के सिर में शूट कर देती है,
पर गोली उसके सिर को छू कर गई थी, इसलिए वो मरता नहीं है, बल्कि वो एम्बर को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। तब नेपोलियन एक रॉड से उस पर वार करता है। वहीं एम्बर अपनी उंगलियों को म्यूटेंट के जख्म के अंदर डालकर उसे तब तक दबाती है जब तक कि वो नीचे न गिर जाए। इसी बीच मिसी गुस्से में उसे लात मारती है, जिस दौरान वो उसके पैर को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। तब नेपोलियन एक हथौड़े से म्यूटेंट पर हमला करता है, जिससे वो मिसी को छोड़ देता है। जिसके बाद मिसी उस हथौड़े से म्यूटेंट की कमर पर कई बार अटैक करती है और नेपोलियन अपनी गन को म्यूटेंट के मुंह में डालकर चला देता है, जिससे उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है और बचे हुए ये तीनों सैनिक गुफा से बाहर निकल आते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने आर्मी ऑफिसर्स और साइंटिस्ट्स के गायब होने के बारे में उनके परिवार को कभी नहीं बताया और सेक्टर 16 अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।